हमने देखा कि सीए और ट्रिपल तलाक को लेकर आप बात कर रहे हैं और उसी बात पे जो है माधवी लता जी काउंटर पार्ट है वो भी उसी पे चुनाव में आई है। बीजेपी ने CAA का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया और रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया है जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और इसीलिए मैंने उस कानून के बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था और हम उस वक्त भी खिलाफ थे, आज भी और कल भी रहेंगे और हैदराबाद की पार्लियामेंट की जनता CAA के ऐसे काले कानून के खिलाफ वोट देकर तमाम पार्टीज को, बीजेपी को, दीगर पार्टियों को शिकस्त देगी, हराएगी। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब ये प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के खुद के नेता भी ये कह रहे हैं कि फिरोज खान जैसे नेता कि पहले हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब उनके साथ लड़ने पर मजबूरी। एक बात सुन लीजिए, हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने PDM बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में PDM हमने बनाया, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस है और ये बड़ी मजाक खेज बात है कि कभी हम B टीम हो जाते तो कभी उन्हें बोलते हैं, ये बोलते। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कंफ्यूजन का शिकार है, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और मुझे यकीन है कि हमारे पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहैसियत रुकने पार्लियामान MP कामयाब होंगे। सर, माधवी लता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर, आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बोकस होता है, जिसकी वजह से आराम से आप हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की जरूरत है। कम से कम आप तो अपने आप को उस लेवल पर नीचे मत गिरा दीजिए। आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार सहाफी है, जर्नलिस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थम्सअप नहीं है और आपको मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे, उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए इसमें मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? तो ये ऐसा है, हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं और उनकी वोट की वजह से सब पार्टी को वोट मिल रहे और MIM को कामयाबी मिल रही। अच्छा, अब और कुछ आपको पूछना है? सर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक नया मुद्दा उठाए सर, जो 60 साल पहले तो गवर्नमेंट जॉब था, जो 61 ईयर्स तक था, जो वैसे हुकूमत थी। आप बता रहे कि 33 सर्विस होने के बाद उसे रिटायर कर दिया। नहीं, मैं उस बारे में पढ़ा नहीं, अभी पढ़ने के बाद ही मैं कोई तफसील बयान दे सकता हूँ, अभी पढ़ा नहीं उस बारे में। सर, ये एक मिनट, बीजेपी जो कैंडिडेट है वो आपके लिबास पर लेकर कमेंट्स कर रहे हैं, तो दाढ़ी रखते हैं, मुछ निकालते हैं, कुर्ता ऊंचा पैजामा पहनते हैं, इससे कोई मुसलमान नहीं बनते हैं, मुसलमान की आइडेंटिटी। तो ऐसा ही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है।
मगर हैदराबाद की अवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। सर कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहुबली माने जाते तो आपके कौन, हिसाब से क्या मतलब आपका उसका? मतलब यहाँ पे नहीं, उसका मतलब क्या है वो बोलो आप लगातार यहाँ से जीतते हाँ, आ तो रहे हैं। आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए। लोकप्रिय है यहाँ हाँ, पे। आप आपके बोलिए, हिसाब से- लोगों को आवाम हमारे को पसंद करती है, हमारे ये लफ्ज इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में। हाँ, थैंक यू। सर आप ऑपोजिशन किसको मानते हैं सर आपके खिलाफ जो यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो आपके खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहता है आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जीतना है। तो जितने भी मद्दे मुकाबिल आएंगे हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब जाहिर है मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीआरएस भी है, दीगर और छोटी बीजेपी और ये सब लोग आ जाएंगे। तो हैदराबाद की अवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से मुत्तहदा तौर पर मंजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह अब के बार मंजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि हम आवाम से अपील कर रहे हैं हैदराबाद की कि CAA कानून के खिलाफ आप वोट दीजिए, महंगाई के खिलाफ आप वोट दीजिए, नौजवान जो बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोजगार नहीं मिला, उसके खिलाफ वोट दीजिए। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप वोट दीजिए। तो ये मुद्दे रहेंगे। सर, इजराइल को लेके मोदी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है वहां पर जाने वालों को लेके, इसके खिलाफ क्या कहना चाहिए? इजराइल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मिनट जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, नरेंद्र मोदी ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये वहां पर यहां से इंडिया से वो लोग एम्प्लॉयज को लेके जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की है, वो इजरायली गवर्नमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे मंजूरी लेकर आप भारत से 6,000 इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी इजराइल जा चुके हैं और आप एडवाइजरी देते हैं कि भाई अपना ख्याल रखिए। आप 6,000 भारत के नागरिकों को मौत के मुंह में भेजकर आप एडवाइजरी दे रहे हैं। ये किस तरह की इंसानियत है नरेंद्र मोदी सरकार की? आप फौरन नरेंद्र मोदी उन 6,000 भारत के सिटीजन्स को वापस बुलाइए। इजराइल की हुकूमत फलस्तीनियों के खिलाफ एक जेनोसाइड कर रही है। 30,000 लोग मारे गए। दुनिया में किसी भी वॉर में इतने बच्चे नहीं मारे गए जो मासूम 12, 14, 15,000 बच्चे मर गए वहां पर। और इजराइल जुल्म कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको वो जेनोसाइड कर रहा है। यूएन की रिपोर्ट है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप की गवर्नमेंट, इजराइल की गवर्नमेंट से मिलकर 6,000 भारतीय नागरिकों को आपने भिजाया, क्यों भिजाया? फौरन उनको बुलाइए वापस आप, और किसी को मत भिजाइए वहां। उनको आप मौत के कुएं में भेज रहे हैं, उनको आप, उनकी जान को खतरा है। तो ये कैसे सरकार खुद फैसिलिटेट करके भिजा रही है और एडवाइजरी दे रही है? सर, मणिपुर, लद्दाख और सेना बॉर्डर को लेकर आपने एक सवाल किया है, ट्वीट किया है, और आपने बोला है कि बॉर्डर टेरिटरी पर कितना तक पेट्रोलिंग हो पा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आप लोग जानते हैं, आप लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। खुद लेह का एसपी जो है, लेह के जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है, डीजीपी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे ये लोग? कहां गई इनकी इज्जत नफ्स? कहां गई उनका भारत से मोहब्बत? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लेह का एसपी झूठ बोल रहा है तो उसको सस्पेंड करिए। फिर आप डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सक रहे। 2000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग डेमचाक पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है और आप चीन के खिलाफ नरम रवैया अख्तियार कर रहे हैं।
हो गया। सर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप डेवलपमेंट के फैक्टर पे बात करें तो लास्ट टाइम बीआरएस की सरकार थी, उन्होंने अच्छे खासे मास्टर प्लान्स लेके आए थे, तो आपको क्या लगता है कि वो प्लान्स कांग्रेस सरकार कंटिन्यू करेगी या बेहतर प्लान लेके आएगी? ये इंशाअल्लाह ताला जहां तक डेवलपमेंट की बात है, हम डेवलपमेंट कराते आए हैं और करवाते रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जब हैदराबाद में आज से 4 साल पहले डेल्यूज आया था, तो जिस इलाके में आज हम पदयात्रा किए वो तकरीबन इलाका पानी में था, मगर पूरे सिटी में आप जीएचएमसी के लोगों से पूछिए, सबसे पहले नाला वाइडनिंग का कहीं काम हुआ यहां पर हुआ। चंद्रायन गुट्टे में तो उससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी कराए थे। हम लोग यहाँ की जनता का शुक्रगुजारों को आगे बढ़कर अपने घर को दिए और बड़ा नाला हम यहाँ पर तामीर किए। अभी भी आगे 2-3 बिट्स बाकी हैं, तो डेवलपमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज एमआईएम ने कभी किया ना करेंगे। और फिर नए चीफ मिनिस्टर को हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, रेवंत रेड्डी से, कि आप जो है ओल्ड सिटी में जो एक लाइन मेट्रो का रुका हुआ है, पूरा काम तो मेट्रो का ओल्ड सिटी में आ गया, सिर्फ एक लाइन जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा का, तो वो खुद आए, चीफ मिनिस्टर आकर उसका फाउंडेशन स्टोन डाले। और फिर वो लोग एक एयरपोर्ट लाइन बना रहे हैं जो नागौल से एलबी नगर से, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप चंद्रायन गुट्टा पर उसका स्टेशन बनाइए, वो 3rd स्टेशन होगा, फिर यहाँ से मैलारदोपल्ली से जहाँ पर फिर एयरपोर्ट जाएगी। तो रोड वाइडनिंग के लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर से मिलकर 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के मंजूर कराया हूँ, सिर्फ 4 इलाकों के लिए। 200 करोड़ में काम शुरू हुआ है, उसको एक्चुअली चाहिए कम से कम 800 करोड़। 200 करोड़ में तो अब चेक्स जारी हो गए। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज एमआईएम पार्टी ने नहीं किया और हम हर जगह पर बिला लिहाज मजहब मिल्लत डेवलपमेंट का काम एमआईएम पार्टी करवाती आई है और करवा कर रहे हैं।